हेलो स्टूडेंट्स, गासेस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन को हम लोग पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। आज भी कुछ एप्लीकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर निकालते हैं। सबसे पहले गासेस लॉ को आप जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए पिछले लेक्चरों में हम लोगों ने देखा था कि ये एक इनफाइनाइट प्लेन शीट रह रही थी। इसके स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पी रह रहा था। इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी। इस इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ करती थी। एक कंडक्टर है, किसी कंडक्टर को अगर हम लोग चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके सरफेस के ऊपर फैल जाता है। अगर किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज दिया जाता है तो चार्ज उसके वॉल्यूम में फैल जाता है। क्योंकि चार्ज सरफेस के ऊपर फैलता है इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं जो कि Q अपॉन A के बराबर होती है। चार्ज वॉल्यूम में फैलता है इसलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करते हैं जो कि Q अपॉन V के बराबर होती है। आपके सामने एक ये थिक प्लेन मैंने ले रखा है शीट, इसकी कुछ थिकनेस है। इसको मैंने जब चार्ज दिया तो ये चार्ज दोनों तरफ चला आया। क्योंकि ये कंडक्टर है इसलिए चार्ज पहली तरफ भी आएगा, दूसरी तरफ भी आएगा। चार्ज इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर इस कंडक्टर की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर किसी तरह का कोई चार्ज आपका मौजूद नहीं है तो ये कंडक्टर दो शीट की तरह बिहेव करेगा। पहले वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, E1 बाहर की तरफ होगी। दूसरे वाले शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, ये भी बाहर की तरफ होगी। दोनों इंटेंसिटियों की डायरेक्शन सेम होगी और इनका मैग्नीट्यूड भी आपस में बराबर होगा। तो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग नेट इंटेंसिटी की बात करेंगे, क्योंकि दोनों इंटेंसिटियों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट इंटेंसिटी E वेक्टर इज इक्वल टू E1 प्लस E2 और E1 और E2 की वैल्यू आपस में बराबर है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये फार्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये शीट का शेप आपका प्लेन ही हो। किसी भी तरह की ये शीट, किसी भी तरह का ये कंडक्टर हो सकता है और किसी भी कंडक्टर के ठीक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। देखिए, किसी खोखले गोले की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज शेल। फिगर में आप देख रहे हैं कि एक ये खोखला गोला है, इसको चार्ज दिया गया। जब इस खोखले गोले को हम लोग चार्ज देंगे तो ये चार्ज इसके सरफेस के ऊपर चलाएगा और इस खोखले गोले की वजह से 3 केसेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। पहले नंबर पर खोखले गोले के बाहर, दूसरे नंबर पर खोखले गोले के ऊपर और तीसरे नंबर पर खोखले गोले के अंदर। तो सबसे पहले केस 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। खोखले गोले के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एक पॉइंट P है जो इस खोखले गोले के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है और इस खोखले गोले का रेडियस कैपिटल R है। सबसे पहले इस P पॉइंट को कंसीडर करके एक गासियन सरफेस हमने बनाई। गासियन सरफेस वो सरफेस होती है जिसके ऊपर चार्ज अंदर मौजूद रहता है। इसके ऊपर हमने एक एरिया एलिमेंट लिया। एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। क्योंकि इस खोखले गोले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है बच्चों वो 0 डिग्री है। तो सबसे पहले इस एरिया एलिमेंट से कनेक्टेड हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, एरिया एलिमेंट से कनेक्टेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds क्या है, एरिया एलिमेंट इज d फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और आपको मालूम है A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू AB cos थीटा, दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट। तो E ds
और ई और डी एस के बीच का एंगल 0 डिग्री है, ई डी एस कास 0, और कास 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो ई डी एस यानी इस एरिया एलिमेंट से कनेक्टेड फ्लक्स की वैल्यू हमको पता चल गई। अब हम लोग करेंगे क्या कि इस टोटल गॉसियन सरफेस से कनेक्टेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। गॉसियन सरफेस से कनेक्टेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है, इसलिए गॉसियन सरफेस का जो एरिया होगा वो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। बच्चे अमूमन गलती क्या करते हैं, जब एरिया लिखने की बारी आती है तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर ले लेते हैं। कैपिटल आर स्क्वायर लेने से गलती हो जाती है, वो एरिया खोखले गोले हालो शेल का हो जाता है। तो टोटल फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ई वेक्टर डॉट डी एस, ई जो कि ई डी एस के बराबर है, और आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर चली जाती है, ई बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन डी एस, और फाई की वैल्यू गॉसियस थ्योरम के हिसाब से क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होगी। ई की वैल्यू वैसी की वैसी उतर गई। और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ एरिया जो लिया जाएगा किस स्फीयर का लेंगे, हम लोग गॉसियन स्फीयर का लेंगे जिसका रेडियस स्मॉल आर है। तो किसी भी स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। कैपिटल ई की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल ई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग मान लेंगे। अब हम लोग केस 2 को डिस्कस करेंगे। केस 2 मतलब ये P पॉइंट खोखले गोले के ऊपर मौजूद होगा। जब P पॉइंट खोखले गोले के ऊपर मौजूद होगा तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R की वैल्यू के बराबर होगी, और सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान कैपिटल R होगा, और क्यू अपान कैपिटल A होगा। कैपिटल ए की जगह 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, तो क्यू अपान 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इस आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू और इस क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कैपिटल ई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों हम लोग तीसरा केस डिस्कस करेंगे। तीसरे केस में पॉइंट खिसकते खोखले गोले के अंदर आ जाता है। जैसा कि मैंने ये फिगर बनाया है, ये हालो शेल है और पी पॉइंट खोखले गोले के अंदर है। तो इस पी पॉइंट को कंसीडर करते हुए अगर एक गॉसियन सरफेस बनाई जाएगी तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर किसी तरह का कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा। अगर इक्वेशन 1 को ध्यान से देखा जाए, इक्वेशन 1 के एक्सप्रेशन में Q है, जब Q की ही वैल्यू 0 होगी तो E की वैल्यू 0 के बराबर होगी। मतलब खोखले गोले के अंदर, हालो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 के बराबर होती है। अगर एक ग्राफ प्लॉट किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में, तो जैसे जैसे R की वैल्यू आपकी घटती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और जब हम लोग खोखले गोले के ऊपर पहुंच जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जैसे ही खोखले गोले के अंदर हम लोग इंटर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 के बराबर हो जाएगी। देखिए कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ के ऊपर हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू दी हुई है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। व्हाट वुड the flux through the same square if the plane makes an angle 30 degree with x axis। तो आप देखेंगे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में I कैप है। मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन x एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने x एक्सिस की डायरेक्शन में ले लिया, 5 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। और जो स्क्वायर है वो YZ प्लेन के पैरेलल है।
स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसका एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। जब प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लेंगे तो उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो जाएगी और इसकी वैल्यू आएगी 100 आई कैप सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि ई वेक्टर की वैल्यू न्यूटन पर कूलाम में दी हुई है, एसआई यूनिट है, इसलिए हमको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू 10⁻⁻4 दैट इज इक्वल टू 10⁻2 आई कैप मीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर की ये वैल्यू अचीव हो चुकी है और ए वेक्टर की ये वैल्यू हम लोगों को मालूम है, तो ई वेक्टर की वैल्यू को और ई वेक्टर की वैल्यू और ए वेक्टर की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और आपको डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी मालूम होगी, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। तो आई डॉट आई में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 1 आएगी। 50 इंटू 10 आएगा, 50 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 वोल्ट मीटर आ जाएगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट आप लोग देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि ये प्लेन है, वही वाला प्लेन जो 10 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, और ये प्लेन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के एलांग है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया वेक्टर बनाएंगे। ये एरिया वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये एरिया वेक्टर प्लेन के ये परपेंडिकुलर है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो गया। क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री के बराबर हो गया। और फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला आपको मालूम होता है, ए बी कास थीटा। तो ई ए कास थीटा है 60 डिग्री, ई ए की वैल्यू ऊपर अचीव हो चुकी है 50, और कास 60 की वैल्यू 1/2 होती है। 50 में 50 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 25 वोल्ट मीटर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है गॉसेस थ्योरम के बेसिस के ऊपर। ए थिन स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग वायर हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा is enclosed by a cylindrical surface of radius small r। मतलब एक सिधाई में चार्ज है और वो चार्ज किसी सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर बंद है। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एट द सिलेंडर। सिलेंडर से हो करके गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। तो इस फिगर में हम लोग देखेंगे कि सिलेंडर का 3 सरफेस होगा, टॉप का, बीच का कर्व सरफेस एरिया और फिर ये बॉटम का। जाहिर सी बात है, मैंने उस दिन बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो अगर पहले वाले सरफेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बाहर की तरफ होगी और एरिया एलिमेंट 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इधर की तरफ होगा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री की होगी। दूसरे वाले सरफेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन सेम होगी। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के बराबर होगी। तीसरी सरफेस की अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चूँकि पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ है, सरफेस ऐसा है, एरिया एलिमेंट बाहर की तरफ होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे द इंटायर फ्लक्स पासेस थ्रू द कर्व सरफेस एरिया। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फाई इज इक्वल टू क्या, ई वेक्टर डॉट डी एस। इस पूरे इंटीग्रेशन को 3 इंटीग्रेशन में हम लोग तोड़ सकते हैं। पहले सरफेस के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस, दूसरे वाले सरफेस के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस, तीसरे वाले सरफेस के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस। ठीक, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला होता है क्या, ए बी कास थीटा। तो ई डी एस कास 90 डिग्री, दूसरे वाले सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के बराबर है, ई डी एस कास 0 डिग्री, और तीसरे वाले सरफेस के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है। पहला वाला टर्म, तीसरा वाला टर्म
कैंसिल आउट हो जाएगा, ई बाहर से आ जाएगा, इंटीग्रेशन ds बचेगा। ई का क्या मतलब है, जैसा हम लोग जानते हैं कि ये लीनियर चार्ज हो जी, और इस लीनियर चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट P हो, और इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी हो, तो इसका फार्मूला होता है लैम्डा, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो यहाँ वही फार्मूला लगेगा, E की जगह लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और ds किस वाले सरफेस के लिए, दूसरे वाले सरफेस के लिए, और दूसरा वाला सरफेस कर्व सरफेस एरिया है, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ सिलेंडर की लेंथ h ना होकर के l है, लिहाजा ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। तमाम वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, वैल्यू बचेगी लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से इस सिलेंडर से कनेक्टेड फ्लक्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।